प्राकृतिक खेती के लिए आयोजित आज की इस विशेष कार्यशाला में गुजरात के माननीय राज्यपाल माननीय श्री आचार्य देवव्रत जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, प्रदेश के गन्ना एवं चीनी मिल विभाग के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, प्रदेश के उद्यान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, कृषि विभाग के राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, प्रदेश के ग्राम्य विकास विभाग के राज्य मंत्री श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव कृषि श्री देवेश चतुर्वेदी जी, कृषि निदेशक, आज के इस विशेष कार्यशाला में उपस्थित प्रदेश के अंदर खेती किसानी के क्षेत्र में कार्य करने वाले कृषि शिक्षा से जुड़े हुए हमारे कृषि वैज्ञानिक गण, कृषि विभाग के अधिकारीगण और विगत 2-2.5 वर्ष से प्राकृतिक खेती के साथ जुड़े हुए हमारे सभी प्रगतिशील किसान बंधु और उपस्थित भाइयों बहनों, भारत की आस्था और धरती माता को बचाने के इस अभिनव कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन में जो कार्य आचार्य देवव्रत जी कर रहे हैं और लगातार उनका सानिध्य पूरे देश को प्राप्त हो रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी किसी बड़ी दूसरी कार्यशाला में मेरा उनके साथ एक साथ बैठने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सभी इस धरती माता को बचाने, गौ माता की रक्षा के लिए आग्रही आप सभी उपस्थित इस क्षेत्र के विशेषज्ञों, प्रगतिशील किसानों और पूरे प्रदेश वासियों की ओर से मैं आचार्य देवव्रत जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए वास्तव में यह कार्यक्रम भारत की आस्था को बचाने का तो कार्यक्रम है ही, इस धरती माता को उसके वास्तविक स्वरूप में रखने का भी एक अभियान है। हम सब जानते हैं, भारत की जब बात होती है तो भारत देश के अंदर, दुनिया के अंदर एक कृषि प्रधान देश माना जाता रहा है। कृषि प्रधान भारत की अर्थव्यवस्था का आधार भारतीय गोवंश रहा है और भारतीय गोवंश के कारण जो चर्चा यहां पर आचार्य जी अभी अपने उद्बोधन में कर रहे थे, आधुनिक तकनीक के आने के पहले अगर आप भारत के खेती किसानी से जुड़े हुए पुरातन अध्ययन को देखेंगे
तो आपका ध्यान इस ओर बरबस आकर्षित करते हैं कि इस धरती से उस प्रकार की उत्पादन हमारा किसान अतीत में लेता रहा है। औद्योगिक क्रांति, जब यूरोप के अंदर औद्योगिक क्रांति आई और उसके बाद यह देश जब गुलामी की ओर गया, तो धीरे धीरे करके भारत की परंपरागत जो खेती किसानी थी, आस्था थी, इन सब पर प्रहार होना प्रारंभ हुआ था और वहीं से पराभव भी शुरू हुआ। यह अभियान भले ही हम लोगों ने देश के अंदर खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया हो, और निसंदेह आजादी के बाद इसमें बहुत अच्छी सफलता भी प्राप्त हुई, लेकिन इसके दुष्परिणामों से भी हम बच नहीं पाए हैं। ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा आचार्य जी ने की, लेकिन मेरा यह मानना है कि मैं अक्सर जनता दर्शन के कार्यक्रम में बैठता हूं, जनता जनार्दन से मिलता हूं, और अगर मेरे पास 100 एप्लीकेशन एक साथ आई हैं तो उसमें से 10 एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जो गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों को आर्थिक सहायता की दिशा से उनकी मांग होती है। कोई कैंसर से पीड़ित है, किसी की किडनी खराब हो गई है, किसी का लीवर खराब हो गया है। ये केवल पैसे का लेन देन का मामला नहीं होता, वो हमसे सहायता मांगते हैं, हम मुख्यमंत्री राहत कोष से उनको पैसा भी देते हैं, लेकिन साथ साथ हमारे मेरे मन में एक बात आती है कि वास्तव में ये तो जरूरतमंद है, पीड़ित है, इसको तो सहायता देनी चाहिए। इस बीमारी का कारण क्या है? आखिर क्या कारण है? कहीं ना कहीं खान पान, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें जरूर हैं जो एक बड़े तबके के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जो उसकी जवानी होनी चाहिए थी, जिस जवानी में उसकी ऊर्जा और उसकी प्रतिभा का लाभ इस समाज को, इस देश को, मानवता को और विश्व कल्याण के लिए मिलना चाहिए था, उस उम्र में वह समय बीमार होकर के अपने स्वयं के जीवन के साथ जूझ रहा है। यह हम सब की चिंता का विषय होना चाहिए, और उसके पीछे कारण ये वही क्रांति है जिसने खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त तो किया, लेकिन साथ साथ इन तमाम बीमारियों को भी हम सब के साथ दिया है। और उस बीमारी से बचने के लिए 2 ही माध्यम हैं। एक, भारतीय नस्ल का गोवंश, इसको बचाना, और दूसरा, गो आधारित खेती के माध्यम से फिर से अपनी धरती माता की उर्वरता को बढ़ा करके उस की जो वास्तविक क्षमता है, उस वास्तविक क्षमता को फिर से प्रदान करते हुए उसे सुरक्षित रखने और उसके संरक्षण में अपना योगदान देना। ये जो नया तरीका आचार्य जी ने आपके सामने अभी अपने उद्बोधन में रखा है, अभी उनका सानिध्य इसके बाद भी आपको प्राप्त होगा, ये वर्तमान को और भविष्य को बचाने का भी एक अभियान है। और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के कि उन्होंने मिशन मोड पे पूरे देश के अंदर इसे लागू किया है, गो आधारित प्राकृतिक खेती को यूनियन बजट का हिस्सा बनाया है। देश के अंदर स्वयं प्रधानमंत्री जी ने 2021 में वाराणसी से इस कार्यक्रम को पूरे देश के अंदर लागू करने के एक बृहद कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया, और आज प्रदेश ने भी इसके साथ ही इस कार्यक्रम
के साथ अपने आप को जोड़ा है। हम सब जानते हैं कि यहां पर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड के 7 जनपदों में 47 विकासखंड और 11,750 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 235 क्लस्टर बना करके गौ आधारित प्राकृतिक खेती के लिए बजट के प्रावधान के साथ साथ अनुदान की व्यवस्था भी वहां पर प्रारंभ कर दी है। ये बुंदेलखंड के लिए हमारा कार्यक्रम लागू हो चुका है। 2020 में जब आचार्य जी को कानपुर में प्राकृतिक खेती के ही एक ऐसी कार्यशाला में हम लोगों ने आमंत्रित किया था, तो उस समय हमारे सामने जो लक्ष्य था कि मां गंगा की अविरलता और निर्मलता को बचाए रखने के लिए गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती करने, गंगा आधारित गौ आधारित नर्सरी को आगे बढ़ाए और उसको प्रोत्साहन करने, औद्यानिक फसलों को वहां पे आगे बढ़ाने के लिए हम कार्य करेंगे। और गौ आधारित इस खेती के लिए हम लोगों ने प्रदेश के सभी 47 जनपदों को भी इसके 27 जनपदों को भी इसके लिए चयन किया है, जिस पर प्रदेश सरकार ने लगभग 62,200 हेक्टेयर खेती को इसके लिए चिन्हित किया है और 1244 क्लस्टर इसके लिए हम लोग विकसित कर रहे हैं। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग अंतर्गत भी इसे भी हम प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ेंगे, यानी जो नेचुरल